बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास मनी आ गई। इस मनी में सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे। बार्टर सिस्टम क्या है, और उसके बाद फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, और फंक्शन ऑफ मनी के बाद हम टाइप्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, और उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी पढ़िए इंशाल्लाह। अभी पढ़ा पैसों के इंट्रोडक्शन में जी सर सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम आ जाएगा। बार्टर सिस्टम में चीजों के बदले में चीजों का एक्सचेंज करना, सिंपल इज दैट। लेकिन जब हम बार्टर सिस्टम को यूज करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इस बार्टर सिस्टम में हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। नंबर 1 बार्टर सिस्टम में नंबर 1 प्रॉब्लम ये आई, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। भाई यहाँ पर दोनों पार्टीज की जो वांट है, दोनों पर्सन्स की जो वांट है, अगर वो वांट पूरी नहीं होंगी तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। मान लें मिस्टर ए को चावल चाहिए, मिस्टर ए को लेदर चाहिए, तो दोनों को अगर अपोजिट गुड्स चाहिए होगी तो ट्रांजैक्शन होगी। अगर दोनों को सेम गुड्स चाहिए होगी, मिस्टर ए के पास चावल है, मिस्टर बी के पास भी चावल है, तो इस केस में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्ट टू डिसाइड एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज रेशो क्या होगी, किसकी चीज की कितनी वैल्यू होगी, डिसाइड करना मुश्किल है। स्टोर नहीं किया जा सकता चीजों को बहुत अच्छे तक। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर एक छोटी चीज के बड़े में बदले में, मान ली फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मुर्गी के बदले में एक टेबल को एक्सचेंज करना है तो टेबल डिविजिबल नहीं हो पाएगा। वेल्थ ट्रांसफर बड़ी मुश्किल होती है, और टैक्स कलेक्शन में बड़ी मसले आते हैं बार्टर सिस्टम में। मनी एंड इट्स एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ मनी। पैसे की ग्रोथ कैसी होगी भाई, शुरू में सबसे पहले देखेंगे पैसा है क्या, मनी है क्या। हर वो चीज पैसा कहलाएगी जो ऑफिशियली इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि लीगल टेंडर हो उस कंट्री का, और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी चीज को, किसी भी कागज का टुकड़े को अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जा सकता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ये कहते हैं आज के बाद जो भी ये सफा दिखाएगा, जिसके बाद भी सफा होगा, वो एज अ लीगल टेंडर के तौर पर यूज करे, यानी कि वो कोई भी चीज खरीद सकता है, कोई भी चीज बेच सकता है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पैसे कहलाएंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, मनी कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, मनी में सबसे पहले आगे कमोडिटी मनी। भाई कमोडिटी मनी क्या है? कमोडिटी मनी वो मनी होती है जिसमें हमने कुछ चीजों को एज अ पैसों के तौर पर क्या किया होता है, रखा होता है। मान लें कि हमने एनिमल, स्टोन्स, बोन्स, टोबैको, एरोज, इनको क्या किया होता है, पैसों के तौर पर हम क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में हमारे पास गोल्ड और सिल्वर आ जाता है। एग्जामिनर इसके डिसएडवांटेज पूछ सकता है कि मेटेलिक मनी के क्या क्या नुकसान हैं, या मेटेलिक मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी अपनी रियल वैल्यू होती है, इसको कैरी करना खतरनाक होता है क्योंकि कीमती चीज है और चोरी वगैरह हो जाता है। और मेटेलिक मनी में कौन कौन होगा, गोल्ड और सिल्वर होगा, और ये स्कार्स इन नेचर है, यानी कि गोल्ड के और सिल्वर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और हाँ, अगर हमें अबंडेंटली कहीं से डिस्कवर हो जाए तो फिर ये ज्यादा हो सकते हैं। मेटेलिक मनी दो तरह की होती है, एक को फुल बॉडीड कॉइन कहते हैं और एक को टोकन मनी कहते हैं। फुल बॉडीड कॉइन क्या, जितनी रियल वैल्यू है, फेस वैल्यू भी उतनी है, ये फुल बॉडीड कॉइन। टोकन मनी क्या होती है, रियल वैल्यू कम है, फेस वैल्यू ज्यादा है, इसको टोकन मनी कहेंगे। पेपर मनी फिएट मनी होती है। एग्जामिनर यहाँ से एमसीक्यूज पूछता है कि भाई हमारे पास एक मेटल है और हमारे पास एक प्लास्टिक है और हमारे पास यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर्स हैं, ठीक है। आप बताएं इनमें से फिएट करेंसी कौन सी है, तो हम कहेंगे यूएस डॉलर पेपर करेंसी है, फिएट मनी है। पेपर मनी के फायदे पढ़ लीजिएगा और नुकसान भी पढ़ लीजिएगा। और पेपर मनी का प्रिंट करना आसान होता है, और जरूरत के टाइम पैसे छाप लेंगे और जरूरत पूरी हो जाएगी, खर्चे वगैरह कर लेंगे। भाई इसका नुकसान ये होता है जितना पैसे छापेंगे उतनी ज्यादा हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा आ जाएगी। भाई पेपर मनी दो तरह की होती है। पेपर मनी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक को कहते हैं कन्वर्टिबल और एक को इनकन्वर्टिबल। भाई कन्वर्टिबल वो होती है जो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए,
और इनकन्वर्टिबल वो होगी जो गोल्ड में कन्वर्ट ना हो। सेंट्रल बैंक कहेगा भाई पैसे ले जाओ, इसके बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कन्वर्टिबल वो होगा जो करेंसी क्या हो जाए, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, और इनकन्वर्टिबल वो होगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई वादा नहीं करती कि ये गोल्ड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बैंक मनी है। भाई बैंक मनी क्या, जो हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं एज आ डिपॉजिट के तौर पर। क्रेडिट मनी वो अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, लैक ऑफ कैश है, तो हम किसी से उधार ले सकते हैं। उधार के पैसे को क्रेडिट मनी कहते हैं। क्रेडिट मनी के फायदे नुकसान, क्रेडिट मनी से इमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगी, आज जरूरत पूरी हो जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा, भाई जो उधार लेकर जाएगा हो सकता है वो पैसे पूरे दे कर ना जाए, तो इसका ये नुकसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, भाई अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मनी चल रही है, अब हमारे पास बैंकों में पैसे पड़े हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखने शुरू कर दिए, हमने ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया। अब तो हम फी भी ऑनलाइन जमा करवाते हैं, फिजिकली हमें जाना ही नहीं पड़ता। बहुत सारी यूटिलिटीज बिल्स जो होते हैं वो हम बैंक के जरिए ऑनलाइन पे कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मनी चलती है। और उसके बाद डिजिटल मनी है, क्रिप्टो करेंसी फिलहाल हमारे सिलेबस में है ही, तो इसको बात नहीं करेंगे। लेकिन लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, दैट इज द डिजिटल मनी, दैट इज द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ मनी है। भाई पैसे के ना, पैसे के चार फंक्शन है। भाई पैसों के चार फंक्शन होते हैं। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के तौर पर इस्तेमाल होता है। पैसे से किसी भी चीज की वैल्यू लगाई जा सकती है। अगर आपने महंगी चीज खरीदनी है, भाई ज्यादा पैसे उसके देने पड़ेंगे। भाई बॉल पेन खरीदना, उसके कम पैसे वैल्यू। पैसा जो है वो चीजों की वैल्यू लगाने के काम आता है। पैसे को स्टोर किया जा सकता है, और अगर आज आपने उधार पे चीजें खरीदी तो फ्यूचर में आप पैसे से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, और फ्यूचर में पेमेंट करने के पैसा काम आता है। भाई पैसा कैसे होना चाहिए, हमने कहा बस ज्यादा होने चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ पे प्रेफरेंसेस बदल जानी चाहिए। पैसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, बस पैसे हलाल के होने चाहिए। पैसे हलाल के होने चाहिए। अगर अल्लाह अपने फजल से ज्यादा कर दे तो बहुत जबरदस्त बात है, कमाल की बात है, तब भी लेवल हो जाएगा। ठीक है, अगर कम भी हुए तो कोई मसला नहीं, हलाल के तो होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह ख्वाहिशात जन्नत पूरी कर लेंगे। सही है, तो दुनिया में तो हलाल पैसों के लिए मेहनत करनी है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये भी कहते हैं ना, तो अन हलाल इनकम। ठीक है, तो हलाल इनकम के लिए अल्लाह से दुआ किया करे जब भी। ठीक है, आगे चल के आपने क्या करना, स्किल लेबर बनना। आप स्किल लेबर बनने की प्रोसेस में, आप वर्किंग प्रोसेस में, व्हेन यू हैव डन योर डिग्री देन यू विल बिकम अ स्किल लेबर। फिर आपने मार्केट में कूदना है, फिर वहां से आपने इंशाल्लाह नोटू कमाने हैं। हाँ, बस अल्लाह से ये दुआ करनी कि यार मुझे इस जगह पे रख, उस जगह पर मुझे लेके नहीं जहां से मेरे लिए हलाल कमाना आसान। मुझे आजमाइशों में ना उसे ना बनी इतने ढेर सारे पैसे आ रहे हों, बंदा के नहीं यार, नहीं चाहिए यार, कैसे क्यों नहीं चाहिए ऐसे मेरे साथ नहीं दे भी तो पता नहीं भी देता, क्या करें, बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो ज्यादा पैसे आ रहे हों और अगला क्या भी रहा, कोई तुझे मुझे ही पता है, किसी को थोड़ी पता कि हम ये डील कर रहे हैं, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं ना, किसी को पता चलेगा तो हम कहेंगे अच्छा यार किसी को पता भी नहीं चलना, ऐसे भी मैं क्या करूं मैं आप यार, कैसे ना करूं मेरा अल्फाज ही नहीं है जिससे ना हो, मेरी डिक्शनरी में 9 वाले अल्फाज सारे रखने को होते हैं, हाउ कैन आई से नहीं चाहिए। सही है, तो बच्चों ये अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह तो हमें ऐसी आजमाइश में ही ना डाल जिसमें हमें हमसे इनकार ही ना हो या हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, या अल्लाह ऐसी आजमाइश से हमें बचा के रखना। हमें तो ऐसी लिफ्टिंग ना करा, हमें वो ऑफर नहीं करा, ना कोई ऑफर कराएंगे ना हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हम अल्लाह से चल जाएंगे। तो बच्चों अल्लाह से मांगते रहना, क्योंकि हराम बज़ाहिर ज्यादा होता है, हराम बज़ाहिर ज्यादा होता है, पर इतनी जिंदगियों में बर्बादियां लेकर आएगा ना हराम वाला पैसा, आपकी तसव्वुर, आपकी सोच, इंसान हमेशा एक अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, एक अजीब सी कैफियत में रहेगा, एक हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। इंसान चाह रहा भाई अल्लाह यार 2 मिनट मेरी जिंदगी में सुकून आ जाए, हालांकि बड़ी बड़ी गाड़ी में वो रह रहा होगा, बड़े बड़े घरों में रह रहा होगा, लेकिन हर वक्त दिमाग उसका पिंच करता होगा, हर वक्त दिमाग ऐसा जैसे अभी फट जाए, तो फिर स्लीपिंग पिल्स ले रहा होगा, ड्रग्स ले रहा होगा, मेडिसिन ले रहा होगा, ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहा होगा कि यार मुझे नींद आ जाए, मैं सो तो जाऊं, समटाइम नींद की गोलियां ले लेके वो चारा सो रहा होगा।
ठीक है। तो हमेशा अल्लाह से ये अभी से मांगना शुरू कर दे, या अल्लाह हमेशा तूने मुझे हलाल रिस्क दे और मुझे हलाल रिस्क कमाने वाला बना। दुआ करेंगे, इसकी दुआओं की बड़ी बरकत होती है। आप दुआ करेंगे अल्लाह वैसे आपका ख्याल से फरमाएंगे, ठीक है। तो पैसों का ज्यादा आना ये कामयाबी नहीं है भाई, हलाल पैसा आ जाए बहुत बड़ी कामयाबी, ठीक है। अल्लाह ने रिस्क देना ही देना है। अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, आइदर यू अर्न दैट मनी इन अ हलाल वे और अ हराम वे। पैसा तो आना ही मिलना ही जो मेरे नसीब में लिखा हो। अब ये मेरी विल पावर पर है कि उस पैसे को मैं सब्र करके अल्लाह से मांग के हलाल तरीके से लूंगा या उसको मैं हराम तरीके से लूं। बस समझ आ रही? थोड़ी कोशिश ही कर सकते हैं बस हम। पैसा शरारती है, फसाद की जड़ पैसा। अच्छा जी भाई, क्या बात? मैं गलत संभाल रहा हूँ। अच्छा जी भाई, पैसा ऐसा होना चाहिए जो जनरल एक्सेप्टेबल हो। भाई पैसा ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल होता हो, लेकिन पैसा ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो। पर पैसे में स्टेबिलिटी नहीं होती। जैसे इन्फ्लेशन आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वाला जो फंक्शन है वो फोर्स हो जाएगा। बात समझ आती है? क्योंकि इन्फ्लेशन के आने पर, जब इन्फ्लेशन आएगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन मनी विल नॉट बी यूज एज अ मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, पैसा ऐसा चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि जल्दी फट जाए, उसका कलर फेड हो जाए। भाई पैसा ऐसा चाहिए जो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आपकी जेब में लाखों रुपए हो, किसी को पता ही ना हो। डिविजिबिलिटी, पैसा ऐसा होना चाहिए भाई जो डिविजिबल हो। डिविजिबल से मुराद भाई स्मॉल डिनोमिनेशन होनी चाहिए। माने अगर हमारे मुल्क की करेंसी में 1 रुपया ना हो तो कोई चीज 2-3 रुपए की नहीं मिलेगी, 5 रुपए की कोई चीज नहीं मिलेगी, 9 रुपए की भी कोई नहीं मिलेगी, यानी कि प्राइम नंबर में कोई भी चीज नहीं मिलेगी, 11 रुपए की कोई चीज नहीं मिलने वाली। ऐसी है। तो इसका मतलब 1 रुपया होना चाहिए ताकि 1 रुपए वाली चीज भी खरीदे, 2 रुपए भी होने चाहिए ताकि कुछ ऑड्स नंबर बन सके, ठीक है नी। तो करेंसी हमारी डिनोमिनेशन लो भी होनी चाहिए, हाई भी होनी चाहिए, ठीक है नी। नॉन काउंटरफिटेबिलिटी, काउंटरफिटेबिलिटी का मतलब है डुप्लीकेट। भाई करेंसी ऐसी ना हो जो डुप्लीकेट बनना शुरू हो जाए, उसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज हों, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऐसे डिजाइन्स हों कि कोई उसको कॉपी ना कर सके। व्यूज ऑफ इकोनॉमिस्ट अबाउट रोल ऑफ मनी। भाई इकोनॉमिस्ट पैसे के बारे में क्या कहते हैं? ये सिद्धार्थ बाबे, भाई पुराने बाबे ये कहते हैं, बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई हम पैसे को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे नजदीक पैसे जो है बस सही है, चीजों को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, ये एज अ मीडियम ऑफ चेंज के तौर पर यूज होता है, ये कागज का टुकड़ा है, ये इकोनॉमी को खुशहाल नहीं रख सकता। पैसा हमारे नजदीक एज अ पैसिव रोल प्ले करता है, यानी कि पैसे से कुछ नहीं होगा, बस ये चीजों को खरीदने का एक बहाना है, ठीक है जी। तो मनी उनके लिए न्यूट्रल है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई मार्केट में पूरी करने के लिए पैसा इस्तेमाल करेंगे, और पैसे का पैसिव रोल है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नजदीक। केन्जियन क्या कहते हैं? केन्जियन कहते हैं नहीं वी डिसएग्री विद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। भाई नहीं, पैसों का रोल है, और केन्जियन कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी, पैसों की डिमांड इन्फ्लुएंस होगी एग्रीगेट डिमांड से। तो इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जितनी डिमांड फॉर मनी होगी, डिमांड फॉर मनी एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगी। और आपको पता है अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा होती है। तो केन्स कहते हैं नहीं यार, पैसों की इंपॉर्टेंस है। मॉनिटरीज कहते हैं बिल्कुल, हम भी केन्जियन की बात से एग्री करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, अगर पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड होता है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये डिमांड फॉर मनी से नहीं, ये हमारे नजदीक मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट होगा। मॉनिटरिस्ट वो होते हैं, मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट वो हजरात होते हैं जो पैसों की बात करते हैं, जिनका सारा कंट्रोल, जिनकी सारी स्टडी पैसों पर होती है कि सप्लाई ऑफ पैसे कितने चल रहे हैं इकोनॉमी में, और डिमांड फॉर मनी कितनी है, पैसा कितना सर्कुलेट हो रहा है। पैसों की सारी कैलकुलेशन मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट के कंट्रोल में होती है, उनको पता होती है, सारा डाटा उनके पास होता है। तो मॉनिटरी कहता है हम डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को जो हम कंट्रोल करते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी से नहीं, हम मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंट्रोल करते हैं। और मॉनिटरी कहता है केन्स ने एक बात नहीं की, जब मनी सप्लाई ज्यादा आ जाएगी तो उससे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाएगी। डिमांड फॉर मनी, पैसों का ज्यादा होना इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डिमांड फॉर मनी के फैक्टर,
डिमांड फॉर मनी का पहले फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। लोग कहेंगे, अब ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक चल रहा होता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा होता है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक चल रहा था, लोन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलता। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, वो कहेंगे यार बैंकों में पैसे रखवाने का फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लोग क्या करेंगे, सारा बैंकों से पैसे निकाल लेंगे, बैंकों से निकाल कर वो अपने पास पैसे रखना शुरू कर देंगे। दैट इज द डिमांड फॉर मनी ज्यादा। इंक्रीज इन फाइनेंशियल इनोवेशन। भाई जितना हम पैसा बैंकों में रखवा कर डेबिट कार्ड बनवाएंगे, एटीएम कार्ड बनवाएंगे, तो कैश मेरे पास है, बैंक के पास है? मेरे पास कैश ज्यादा है, कम है? मेरे पास कैश का कम होना, मनी डिमांड का कम होना, मनी डिमांड विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। और क्योंकि मनी डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा वाले फैक्टर से चेंज हुई है, तो शिफ्ट आएगा। अगर जीडीपी ज्यादा आएगी तो भाई मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे, तो इसका मतलब मनी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हमारे मुल्क में चीजें महंगी हो गई, तो चीजें खरीदने के लिए वी नीड मोर कैश, तो कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, मनी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। व्हाई पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश। भाई लोगों के तीन मकसद है अपने पास कैश रखने हैं। नंबर 1 ट्रांजैक्शनल मोटिव, डेली बेसिस पर चीजें खरीदने के लिए वो अपने पास पैसे रखते हैं, और ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पर। सेकंड वन इज प्रिकॉशनरी मोटिव। भाई अनफोर्सीन इवेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, एहतियाती तदबीर के लिए लोगों ने क्या किया था, कुछ पैसे अपने पास रखे होते हैं, और ये डिपेंड करता है उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर। तीसरा पैसा स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखा होता है, और पैसा उन्होंने क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, बॉन्ड। हमारे वाले केस डन बच्चों? ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है, प्रिकॉशनरी मोटिव, अनफोर्सीन और लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरे वाला हजरात के, तीसरे वाला स्पेकुलेटिव मोटिव वाला पैसा रखा ही इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। हम क्या करेंगे भाई, जब बॉन्ड सस्ते होंगे, जब प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम होगी, इसका मतलब बॉन्ड सस्ते होंगे तो क्या करेंगे, बाय करेंगे। और जब उनकी प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाएगी, उसको सेल करके प्रॉफिट कमा लेंगे। ट्रांजैक्शनल वाला पैसा क्योंकि हमने डेली बेसिस के लिए रखा होता है, तो भाई ये वाला पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। प्रिकॉशनरी वाला पैसा थोड़ा सा निकाल सकते हैं जरूरत के तहत, और स्पेकुलेटिव वाला पैसा इलास्टिक होगा क्योंकि ये रखा ही इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। बॉन्ड्स और प्राइस, बॉन्ड्स की प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर बॉन्ड की, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाए तो डिमांड फॉर बॉन्ड कम हो जाए। आगे चल जाओगे, ठीक है। और इस बॉन्ड्स के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस बॉन्ड्स के ऊपर। डन बच्चों? अच्छा, ये वाली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन देख लो जरा, क्या आती है, करवा दो भाई। ये जो एग्जांपल लिखी हुई है भाई, यहाँ पर हमारे पास भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड में नेगेटिव रिलेशन क्यों बनता है, ये देख लेते हैं। उसके लिए ये है, यहां पर आ जाओ, प्राइस ऑफ बॉन्ड। भाई प्राइस ऑफ बॉन्ड कितने का, 4000 का, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आ जाएगा हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। डन बच्चों? अच्छा, प्राइस ऑफ बॉन्ड कितनी है, 4000, और रेट उसके ऊपर 10% रिटर्न मिलेगा। भाई रिटर्न कितना मिलेगा, 400, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न क्या होता है, फिक्स होता है। तो 400 तो 400 इधर ही रहेगा। अब हुआ क्या, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, मैंने 10% से 5% कर दिया। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड? भाई 5% को 400 से क्या करो, डिवाइड करो, ये आ जाएगा 8000। तो चेक करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी, जो कि हमने ऊपर बात की थी। गॉट इट? ये हजरात, ये भाई सब फिक्स रहेंगे। जैसे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगी। और अगर मैं 5% से दोबारा 10% में जाऊँ तो ये 8 से दोबारा 4000 क्या करते हो। एनी मसला मसाइल? मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 400 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा 10% हो गया, तो ये भाई साहब दोबारा 4000 पे आ जाएंगे।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो गया। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड। टोटल डिमांड फॉर मनी क्या होगी? ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, सॉरी लिक्विडिटी ट्रैप। भाई लिक्विडिटी ट्रैप कब लगेगा? लिक्विडिटी ट्रैप तब लगता है जब हमारे पास मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट वेरी लो हो जाए, और इसको क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाए तो मनी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी कि लोग सारे का सारा पैसा इकोनॉमी से निकाल कर घरों में रख लेते हैं। इसका मतलब सारा पैसा ट्रैप हो गया इन दी हाउसेस। ठीक है जी, बाकी डिटेल टॉपिक है, बस आपके लेवल पे इतना ही है। हाउ टू ओवरकम ट्रैप, भाई इनके नाम ही काफी है। गवर्नमेंट क्या करेगी? खुद खर्चे करेगी। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस करने से लोग भी खर्चा करना शुरू करेंगे, पैसा इकोनॉमी में वापस आएगा। गवर्नमेंट कहेगी लोगों आने वाले दिनों में महंगाई होने वाली है, आज चीजें खरीद लो। लोग आज चीजें खरीदना शुरू करेंगे, पैसा इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट कहेगी लोगों ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं आएगा। वो कहेगा लोगों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं। अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम हो रहे हैं, लोगों इट्स आइडियल टाइम टू बाय बॉन्ड्स, तो लोग बॉन्ड्स खरीदेंगे तो पैसा इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा, ट्रैप टूट जाएगा।